अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 13 फरवरी 2022 बरोज़ इतवार शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। चूँकि बार बार जिक्र आ रहा है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से ही, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं उस पर ही ज़रा तफसीली प्रोग्राम ज़रा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि आपको सारे हक़ाइक़ सामने रख दूँ। समझ के लिए ज़रूरी है। 10 मेंबर बेंच था और 6-4 ने जब शुरू में कहा बार एसोसिएशन बार काउंसिल्स की रिव्यू अलाउ की, लेकिन 5-5 ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिव्यू ख़ारिज कर दी। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की रिव्यू जो हैं वो ख़ारिज कर दी। तो ये बराबरी की सतह पर ये फ़ैसला था। फिर आपको पता है जस्टिस मंजूर मलिक साहब के दस्तखत के हवाले से बात आई, तो उस पर भी भाई बहुत सी आरा हैं, लेकिन उसको छोड़ते हैं। जो हक़ाइक़ आपके सामने बताने ना, ये जो कहा जाता है कि जनाब फैज़ाबाद धरना और इस तरह की बातें, मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और मैंने उन्हें कहा इस हवाले से चैलेंज कबूल करें, कुछ शायद आप लोगों को हक़ाइक़ का पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मैटर आज खुद नोटिस में लिया कि पाकिस्तान से बाहर जिन लोगों की जायदादें हैं, तो उन जायदादों को सामने रखते हुए कोई चीज़ें सारी सामने आना शुरू हो गई। और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि मिसेस सरीना ईसा के नाम पर ये नहीं थी, स्पेनिश पासपोर्ट होल्ड करती थी। ज़रीना कोसो मोस्टार्ट करेरा के नाम पर ये 3 प्रॉपर्टियाँ थी, एक 2003 में और 2 प्रॉपर्टियाँ 2013 में ख़रीदी गई। चले मैं पहले जजमेंट की तरफ लेके जाता हूँ, फिर मैंने आपको असल हक़ाइक़ सारे बताने हैं। मैं 4 मेंबर बेंच पे बात करूँगा। जनाब जस्टिस उमर अता बिन दयाल ने सूरह निसा से शुरू किया और सूरह निसा पे ख़त्म किया। ये इंसाफ के वो पैरामीटर हैं। हम जो मर्ज़ी कर लें, कुरान मजीद और सुन्ना से आप बाहर निकल नहीं सकते और ना निकलना चाहिए। अगर मुसलमानों का मिरास अगर है तो वो ईमान है और इन चीज़ों पे एतकाद है। ये रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 21 जो 10 अप्रैल, ये पहला फ़ैसला जो 7-3 से आया था। 7-3 मैं कह रहा हूँ, जब FBR को ये मामला भिजवाया गया था। उसमें ज़िक्र है जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब की जजमेंट में कि 10 अप्रैल 2019 को एक कंप्लेंट आई जायदादों के मुतालिक, और कमिश्नर ने 10 मई 2019 को कंफर्म कर दिया कि ये दोनों जायदादें, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ आपको, 10 मई 2019 को ना मिसेस सरीना ईसा ने ना जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये जायदादें डिक्लेयर की। मैं फिर कंफर्म कर रहा हूँ आपको, जायदादें 10 मई 2019 जब वो रिटर्नें देखेंगी उनमें डिक्लेयर नहीं थी। तो ये कह रहे हैं ना टैक्स का इशू है, कैसे इशू है टैक्स का? ये अगर जायदादें थी तो इनका वेल्थ स्टेटमेंट में आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। ये सब ये जजमेंट में लिखा हुआ है, मैं अपने से कोई बात नहीं कर रहा। रेफरेंस दायर हुआ 7/8/2019 को और इसकी 10 माह समाअत हुई और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इन जायदादों के मुतालिक बिल्कुल इनकार किया साफ लफ्ज़ों में। और आपको याद है जब रेफरेंस फाइल हुआ तो जनाब जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये रेफरेंस जो है ना जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को दिया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उसके नोट्स बनाए। वो मैं कैसे कह रहा हूँ, ये रेफरेंस नंबर 427 वरीद शहजाद बट का, जिसमें ये था कि ये ख़त जो लिखे हैं ये लीक किए गए और ये ख़त जानबूझ के लीक किए गए हैं जिसने भी किए। और आपको पता है ख़त बराह रास्त अपने ना डिफेंसिव मोड में कह सकते हैं कि अगर जायदादें जायज़ तरीके से तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी? ये बदनीति का एलिमेंट कौन सा कहाँ से आ गया इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए? ये रेफरेंस जो है ना 427 वाला बहुत हक़ाइक़ है इसके अंदर, और बाकायदा नोट लेने का और सारी बातों का। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह ख़त लिखे, रेफरेंस शुरू होने से पहले ही ये शुरू कर दिया उन्होंने। और 19 जून 2020 को 10 महीने की जो समाअत हुई 7/3 से, और ये रिपोर्टेड है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 346। PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट जो 1 है वो बाद की जजमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये 7/3 से ये अलाउ हो गई।
और मिसेस सरीना ईसा और इन्होंने या किसी जगह भी या जस्टिस काजी फाइसा ने ये कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया। 28/10/2020 को वजूहात आ गई उस जजमेंट की और 23/10/2020 को ये पहले केस लगा और उसके बाद 16/11 को जब तफसीली वजूहात आ गई 16/11/2020 को ये केस लगा और उस बेंच पे एतराज़ कर दिया गया। जस्टिस मुनीर मलिक साहब कोरोना हो गया, बीमार हो गए और एडिशनल रीज़न 6 महीने बाद तकरीबन 1 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर जस्टिस काजी फाइसा साहब ने और जस्टिस सरीना ईसा साहब ने दाखिल किए और 8, 12 और 10/12 को बहस हुई। इस मौके पर मिसेस सरीना ईसा ने कह दिया कि 3 जजेस को शामिल किया जाए। अब ये हकायक आपके सामने, चेन ऑफ इवेंट देखें, कई साफ़ी हैं वो बाकायदा लिखते रहे हैं, उनके ट्वीट पे आए हुए हैं कि मैनेज हो गया। अब ये मैनेज होने से क्या मुराद है आप समझ सकते हैं। और पर ये दरख्वास्त खारिज होगी PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 639 कि ये जजेस सारे जो है ना ये शामिल होने चाहिए का बेंच बनाने का इख्तियार जो है ये चीफ जस्टिस के पास है। और 2 मार्च 2021 को चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार साहब ने ये बेंच बना दिया। हालांकि कवानीन से हट के था, नज़र आ रहा था जो कुछ भी हो रहा, बेंच बना दिया 10 मेंबर बेंच का। बजाय ये कि नज़रसानी पे बहस होती, 2 मार्च 2021 के बाद नई दरख्वास्त आ गई कि लाइव कवरेज दिखाई जाए और उसमें जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जनाब जस्टिस काजी फाइसा साहब ने, गटर के अल्फाज और जो कोई भी सारा है, एक जज का काम नहीं था इस तरह सामने आकर इस तरह की बात करना। और 13 अप्रैल 2021 को 6/4 से, पहले 7/3 था, अब ये हो गया 6/4 से खारिज हो गई और 15 अप्रैल से बहस शुरू हुई और जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर होने में सिर्फ 15 दिन थे। इतनी जल्दी क्या थी? बहरहाल ये जो कुछ भी है रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। जस्टिस मंजूर मलिक साहब 13 अप्रैल 2021 को रिटायर हो गए और 26 अप्रैल 2021 को नज़रसानी 6/4 से, यानी 6 ने अलाउ कर दी और 5/5 से जो मैंने आपको बताया जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से वो बराबर आ गया। अब इस जजमेंट में कुछ रेलेवेंट पैराज हैं जो 74 से मैं 81 तक की मैं बैकग्राउंड पे चालूँगा, सारी जजमेंट नहीं मैं चला रहा। पहला सफ़ा है और आखिरी सफ़ा हो गया सूरह निसा का जिक्र है और ये ख़ास तौर पर 74 से 76 तक। इसमें शो काज नोटिस का जिक्र है 17 अप्रैल 2019 को जस्टिस काजी फाइसा को जारी हो गया था। उसमें प्रॉपर्टीज़ की डिटेल, तफसीलात, पैसा कहाँ से आया, ये सारा कुछ पूछा गया। फॉरेन करेंसी अकाउंट के हवाले से भी हेयरिंग के दरमियान पूछा गया, बिल्कुल डिनाई किया। ये बात क्लियर होगी ना जी। और फिर से कहा गया FBR की रिपोर्ट के हवाले से तो 14 असेसमेंट ऑर्डर जो है ना वो 14 सितंबर 2020 को जो 7/3 की जजमेंट इम्प्लीमेंट हो चुका था और असेसमेंट ऑर्डर आ चुका था। और असेसमेंट ऑर्डर में बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ कि जो सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आ गई। 2003 से लेकर 2013 तक जो रिटर्नें फाइल की गई 95 लाख के करीब, 1 करोड़ से कम थी, लेकिन 10.5 करोड़ 9.5 करोड़ की एक्सप्लेनेशन नहीं सामने आई। जो पैसे बाहर भिजवाते रहे, बच्चों की स्टडी के लिए भिजवाते रहे, जायदादें खरीद ली गई। जस्टिस काजी फाइसा का जॉइंट अकाउंट भी सामने आ गया। तो ये 3 सवाल बड़े सामने आ गए। 19 अप्रैल 2021 जब समाअत हुई थी, ये FBR की रिपोर्ट अब रिकॉर्ड पे आ चुकी है। क्या कह रहा हूँ? FBR की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर आ चुकी है। और इसी में अगर हम आगे जाते हैं तो सेक्शन 27 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 27 का जिक्र किया, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, इसमें जजेस भी शामिल है। जजेस की औलाद के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर बात आ जाती है। सेक्शन 5 प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट के हवाले से उसका जिक्र है। सेक्शन 9 नैब एक्ट का जिक्र है कि जिसमें
बच्चे और बच्चे जो है ना अपना बीवी और बच्चे वो पब्लिक सर्वेंट के तौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर में आते हैं, और कई हमने केसेस देखे हैं। तो हम अलहदा नहीं रख सकते इसको, क्योंकि असफद यार वली ने कह दिया कि नैब की बजाय ये है सुप्रीम काउंसिल करेगा, तो इसका मतलब है वो वाले सारे इख्तियार जो हैं वो इधर आएंगे। ये कहना कि नहीं वही पैरामीटर देखना पड़ेंगे, मैं बड़ा क्लियर हूँ। इसी जजमेंट में जनाब फिर जैसे बड़ा खूबसूरत जो है ना PLD 1960 सुप्रीम कोर्ट 26 जस्टिस इखलाक हुसैन, मैं आपको बहुत पहले जजमेंट तो आप भाई मैं बहुत पहले आपको बता गया था, वहाँ भी इनकम टैक्स की रिटर्नों में डिस्पैरिटी थी, वो उस बुनियाद पर जस्टिस इखलाक हुसैन को निकाल दिया गया था। फिर जस्टिस शौकत अली है PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट 585। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब ये बड़ा खूबसूरत लिखा कि 4 जजेस ने इकट्ठा लिखा 4 मेंबर जजमेंट का जिक्र किया, फिर वो जिसके बारे में दस्तखत करने के हवाले से कह रहे हैं उस आर्गूमेंट भी उन्होंने मीट कर लिया जहाज ट्रस्ट का कि वो ऐसा नहीं है, और वाज़े तौर पर कहा कि वो 29 जनवरी को रिटायर्ड जज थे। और मैं बैठे देख रहा था 476 की कार्रवाई जस्टिस मंजूर मलिक के ख़िलाफ़ कि वो तो जज नहीं थे, इसको जालसाजी कह सकते हैं आप, बिल्कुल जालसाजी जज लिखा हुआ उन्होंने अपने आप को, और चैप्टर 11 पाकिस्तान पीनल कोड इस पर अट्रैक्ट करता है। ये मैंने मुस्तरन बता दिया आपको। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा वाज़े तौर पर जो मेजॉरिटी जजमेंट जिसको कहा जा रहा था उसके हवाले से भी बात कर दी। अगर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर देखा जाए तो उन्होंने भी कह दिया कि जज का एहतसाब होना है, ये कह दिया अब जज का एहतसाब तो अब हो के रहना है, पता नहीं कैसे होता है या नहीं होता, ये हम देखते हैं। जिक्र किया गया जो जजमेंट में 114 और 16 का रिटर्न फाइल करने का, और उस हवाले से और उसकी याद रखिएगा लिमिटेशन का जिक्र किया गया। इसमें तो मिसेस सरीना ईसा ने, मैंने आपके सामने बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ कि वो तो एक्टिव ही नहीं थी। एक्टिव तो 2016, 17, 18 में आकर 2020 में एक्टिव हुई, जब उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंटें फाइल की 30 जनवरी 2020 को। इससे पहले प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर थी। जो मैंने कमिश्नर के हवाले से जिक्र किया, जो कमिश्नर का ऑर्डर था, जो कमिश्नर ने इंफॉर्मेशन 10 मई 2019 को दी, तो उस वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर थी ना सरीना ईसा ना जस्टिस काजी ईसा साहब के हवाले से। तो अब 122 के हवाले से जो है ना आप 5 साल के हवाले से लिमिटेशन, यानी ये छुपना चाहते थे, रिटर्न तो फाइल अपने बाद की वेल्थ स्टेटमेंट बाद में दी है, तो अगर मान भी ये जाए तो लिमिटेशन तो वहाँ से अप्लाई होनी है। किसने कह दिया लिमिटेशन? इनकम टैक्स के हवाले से भी सारा मामला ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से अगर बैठकर देखें, यहाँ तो लिमिटेशन भी अप्लाई नहीं करती। अब आपने जजमेंट नीड्स टू बी रिव्यूड, क्यूरेटिव रिव्यू बनती है इसकी CM भी नहीं बनती है कि एक CM आ जाए सामने, वरना जस्टिस काजी फैसल नया रेफरेंस सुप्रीम काउंसिल के सामने जाता है, बल्कि वो खुद भी ले सकती है 6 साल के हवाले से बड़ा वक्त। और जस्टिस शेख अजमत सईद से आपकी जजमेंट में बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, फ्रॉड के अगेंस्ट लिमिटेशन कोई रन नहीं करती, ये बड़ी क्लियर सफाई से बता रहा हूँ। और जो क्राइम प्रोसीड है जस्टिस वजीउद्दीन के हवाले से है कि FI के इख्तियारात इस्तेमाल हो सकते हैं। और फिर एक और जजमेंट आपको सामने रखता हूँ कि वेल्थ स्टेटमेंट गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। ये हाई कोर्ट के जस्टिस शाही जमील साहब के बैठे हुए थे, DB का फैसला है। और बैंक स्टेटमेंट खाली एक नॉट अ सोर्स ऑफ फंड है। बैंक स्टेटमेंट पैसे पड़े भी हुए हैं तो सोर्स ऑफ फंड नहीं है। और उसमें मैं बता चुका हूँ कि जस्टिस काजी फाइसा जो जॉइंट अकाउंट है उसमें इनके अपने पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र, जो कह रहे थे मुझे पता नहीं है, इनको इख्तियार करने का, इस्तेमाल करने का भी इख्तियार था, वो रेलेवेंट पैरे जो है ना वो हाईलाइट किए उन पेजेस पे चल रहे होंगे जिस पे आप देख चुके हैं। और इस पर मैंने ट्वीट भी की थी, अगर बैकग्राउंड पे मेरी टीम चला सकी ट्वीट तो आप वो भी देख सकेंगे। और यहाँ जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट जजेस के कॉन्टेक्स्ट में बैकग्राउंड पे वो चल रहा है, उसका इतलाक़ होना है। और असफद यार वली के हवाले से जनाब जस्टिस उन्होंने कहा कि रेलेवेंट पैरा जो है ना उस जजमेंट से, वो भी बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ कि नैब नहीं करेगा, पर मैंने इस बारे में कि जजिस का एहतसाब नैब कर सकता है, मैंने ख़त लिखा और अभी तक जवाब नहीं मुझे आया, तो वो भी मैं बैकग्राउंड पे वो वाला ख़त, काफ़ी चीज़ें डिटेल में आ जाएंगी। इन शॉर्ट अगर सामने देखा जाए, जस्टिस काजी फाइसा या सरीना ईसा 4 बड़ी गलतियाँ, यार बड़ी गलतियाँ नहीं मैं कह सकता, कि इन्होंने तो वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर ही नहीं किया। पहली दफ़ा डिक्लेयर किया जाके मिसेस सरीना सन जब रेफरेंस फाइल हो गया था वो जनवरी 2020 में, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। और जॉइंट अकाउंट था, पैसे ट्रांसफ़र हुए, रिपोर्ट FBR की साइट पे भी फेंक दे, लेकिन चीज़ें रिकॉर्ड पे बहुत आ चुकी हैं।
इनको छुपाया नहीं जा सकता। इन चीज़ों को सामने रखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तक देख सकती है या नया रेफरेंस भी आ सकता है। ये टैक्स का केस है ही नहीं। और मैंने मिसाल भी आपको बताई थी कि अज़हर सिद्दीक एक वकील है, वो स्मगलिंग भी करता है, पैसे सारे डिक्लेयर कर देता है और टैक्स दे देता है। तो क्या स्मगलिंग टैक्स देने से जायज़ हो जाएगी? नहीं होगी। ड्रग्स बेचता है, मनशियात बेचता है, उसका पैसा भी डिक्लेयर कर देता है। और अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसका पैसा भी डिक्लेयर कर देता है, तो वो तो सोर्स तो उसकी जो है ना वो टेंटेड है, तो इसलिए वो बचत नहीं हो सकती पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से भी नहीं। अब ये सोर्स कहाँ से, सोर्स जस्टिफाई करना है ना, तो सोर्स तो है नहीं, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। और जैसे रेफरेंस दूसरा क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की हुई है, ये नज़रसानी जो कि यहाँ जो 4 मेंबर बेंच है वो अपने इख्तियार से तजावज़ कर गया। नज़रसानी ये बनती नहीं है, यानी कोई एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, बड़ा सीधा सा केस है, लेकिन ये कहा गया तो इस पर अब फैसला एक इसको उस कॉन्टेक्स्ट में आना है। फिर मैंने आर्टिकल 188 बैकग्राउंड पे चल रहा है, मैंने उसका भी बताया था कि उसमें रिव्यू की पावर, दूसरे रिव्यू की पावर दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के मौजूद हैं, लेकिन नए एक्ट के तहत रिव्यू की पावर दी जा सकती है। और तीसरी बात है कि इन जजमेंट को सामने रखते हुए कि रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है, एक नई मुतफरक दरख्वास्त भी आ सकती है। फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करना है, इस कॉन्टेक्स्ट में करना है कि एहतसाब होता हुआ ना दिखता भी हो और होता हुआ नज़र आना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।